फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है लाइफिस्ट मैगजीन द्वारा, जिनके द्वारा ये कंफर्मेशन निकाली गई है कि इंडियन नेवी फाइनली रफाल एम को चॉइस बना रही है MRCBF कंपटीशन के अंतर्गत। तो लाइफिस्ट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इंडियन नेवी द्वारा ये पाया गया कि जो रफाल एम है ये इनकी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी करते हैं। तो इस चीज़ पर रिपोर्ट्स बहुत पहले से आ रही थी कि रफाल एम एक ज़्यादा बेटर चॉइस इंडियन नेवी को मालूम पड़ रहा है और इसके सेलेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और यही चीज़ डसॉग एविएशन के बूथ पर खड़े ऑफिशियल्स द्वारा कंफर्म करी गई। ऑल्दो ये चीज़ भी वहाँ पर कंफर्म करी गई कि ऑफिशियली यहाँ पर कोई बात अभी नहीं हुई है, पर ये मालूम ज़रूर पड़ रहा है कि रफाल एम में ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडियन नेवी है और MRCBF कंपटीशन के अंतर्गत इंडियन नेवी इसे चूज़ कर सकती है। तो रफाल एम यहाँ पर क्यों एक बेहतर चॉइस है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमारी जो नई ऑडियंस है उनके लिए हम वीडियो प्ले कर दे रहे हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो रफाल डेफिनेटली एक मॉडर्न डिज़ाइन है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट है FA-18 के कंपैरिजन में। तो एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट हर मामले में, पर परफॉर्मेंस में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। FA-18 सुपर हॉर्नेट का जो वर्जन इंडिया को ऑफर किया गया था ये ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड का था, जो कि एक्चुअली काफ़ी मॉडर्न है और रफाल से बहुत पीछे नहीं है। लेकिन डायमेंशंस और वेट क्लास कैटेगरी के मामले में रफाल MiG-29K के ज़्यादा करीब आता है, जिसके हिसाब से इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए गए हैं। डिफरेंस यहाँ पर खाली ये है कि MiG-29K के जो विंग्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल विंग लेंथ है ये कम हो जाती है और वो INS विक्रांत और विक्रमादित्य की लिफ्ट में आराम से फिट हो जाता है। सेम केस रफाल के साथ नहीं है, रफाल के विंग फोल्ड नहीं होते। बाकी अगर आप वजन की बात करेंगे या फिर लंबाई की बात करेंगे तो ये MiG-29K के कंपैरेबल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रफाल के विंग्स को फोल्ड किया जा सकता है इंडियन नेवी के लिए? क्या डसॉ स्पेशली इनको मॉडिफाई कर सकता है? तो खाली 26 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नंबर यहाँ अगर और ज़्यादा होते तो हो सकता है डसॉ ये अटेम्प्ट करता। दूसरी चीज़, रफाल के जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स है ये इसके विंग पर भी हैं, जिसकी वजह से फोल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो रफाल की जो विंग लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसका विंग स्पैन MiG-29K और FA-18 सुपर हॉर्नेट से कंपेयर करेंगे अनफोल्डेड कंडीशन में, तो ये इन दोनों एयरक्राफ्ट से कम निकलेगा। करीबन 10.90 मीटर के आसपास का इसका विंग स्पैन बताया जाता है। वहीं पर MiG-29K का ऑलमोस्ट 12 मीटर है और FA-18 सुपर हॉर्नेट का ऑलमोस्ट 13.5 मीटर है, यानी ऑलमोस्ट 13.5 मीटर। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में रफाल एम का विंग स्पैन जो है वो छोटा ही है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसके विंग्स फोल्ड नहीं हो पाते। साथ में डेल्टा विंग होने की वजह से इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर में अच्छे खासे नंबर में आप इन एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, पर इनके डिसेंट नंबर रखने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चार्ल्स डे गोल एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी का ही है, जो कि INS विक्रांत और विक्रमादित्य का टनेज है। तो हैंगर के अंदर रखने के हिसाब से भी ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये इंडियन नेवी के INS विक्रांत की लिफ्ट में कैसे फिट होगा, जिसकी चौड़ाई 9 मीटर बताई जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम गैस ही कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन नेवी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन ले रही है उनको ये चीज़ ज़रूर दिखाई गई होगी कि इस एयरक्राफ्ट को कैसे फिट करने के प्लान है, और डेफिनेटली ये फिट हो ही रहा होगा, भले यहाँ पर कुछ पार्ट्स को निकाला जा रहा हो। इसीलिए इंडियन नेवी इनके डेमोन्स्ट्रेशन तक गई, वरना इस प्लेटफॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया होता। हमें ऐसा लगता है कि विंग टिप हार्ड पॉइंट्स को रिमूव करने के बाद ये एक टाइट फिट हो सकता है लिफ्ट्स में। बाकी जैसा कि रिपोर्ट आ रही है इनको लिया जा सकता है, तो इनके इंडक्शन के बाद हम देख ही लेंगे। तो एयरक्राफ्ट हमेशा एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर में नहीं रहते हैं, ऑपरेशन के दौरान ये डेक पर ही होते हैं जहां से ये फ्लाई करने जाते हैं। तो अगर हैंगर से एयरक्राफ्ट को डेक पे ले जाने पर समय भी लग रहा है और कुछ पार्ट्स को निकाल कर लगाने में समय भी लग रहा है, तब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपको ऑपरेशन से पहले ही तैयार करके रखने होते हैं। बाकी बीच में कुछ ये भी रिपोर्ट आई थी कि डसॉ तैयार है इंडियन वेपन्स को अपने रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए। तो ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में होगा और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स भी यहाँ पर डेफिनेटली लगाई जाएंगी। बाकी एयरफोर्स वाले वर्जन में हम अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन को तो देखेंगे ही, जो नेवल वर्जन में आएगा। तो सेम प्लेटफॉर्म अगर एयरफोर्स और नेवी एक्वायर कर रही है तो ये लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि एयरफोर्स MRFA कंपटीशन के अंतर्गत भी रफाल को ही चूज़ करे, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही किया जाए और सारा सपोर्ट इंडिया में ही इस एयरक्राफ्ट को लेकर मिल जाए, जिसका बेनिफिट एयरफोर्स और नेवी दोनों को मिल सकता है।
तो हमें शुरुआत में FA-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे और उसके पीछे जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि ये एयरक्राफ्ट INS विक्रांत की लिफ्ट में आराम से फिट होने में सक्षम था। लेकिन हमने ये भी कहा था कि दोनों में से अगर कोई भी प्लेटफॉर्म लिया जाता है तो ये हमारी नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। बाकी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इंडियन नेवी 43 MiG-29 केस को भी रिटायर करना चाहती है, पर इन्हें ये रफाल से रिप्लेस करेगी इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर लगती है, क्योंकि ये भले ही INS विक्रांत की लिफ्ट में किसी तरीके से फिट हो जाए, पर INS विक्रमादित्य की लिफ्ट में ये फिट होगा इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पर फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया जाए।